बीजेपी ने मिसाइल मैन कहे जाने वाले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बनवाया और आज शायद बीजेपी उन्हीं की एक सीख को चुनावी मैदान में आजमा रही है। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे कि सपने बड़े देखो और उन्हें पूरा करने में पूरी ताकत झोंक दो। 2024 के लिए चुनाव बीजेपी ने भी ऐसा ही टारगेट सेट कर दिया है। एनडीए के लिए 400 से ज्यादा सीट और अकेले भारतीय जनता पार्टी के लिए 370 प्लस सीट। ये टारगेट जितना कठिन है, बीजेपी इसे हासिल करने के लिए उतनी जोरदार स्ट्रैटेजी और मेहनत मशक्कत कर रही है, जिसका आज मैं संपूर्ण विश्लेषण आपके समक्ष रखूंगा। लेकिन दूसरी ओर विपक्ष भी ताल ठोक रहा है, दमखम के साथ ठोक रहा है और गठबंधन के दम पर भारतीय जनता पार्टी को हराने की हुंकार भी भर रहा है। लोकतंत्र में होना भी ऐसा ही चाहिए। हालांकि विपक्ष ने ना तो जीत का टारगेट तय किया है और ना गठबंधन के नेतृत्व पर कोई बात रखी है। यानी एक तरफ बीजेपी जो गाजे बाजे के साथ जीत का नया रिकॉर्ड बनाने की निकली है, तो दूसरी ओर विपक्ष एक दूसरे में सहारा ढूंढ रहा है। आज मैं इसी मुद्दे पर करूंगा देश की सबसे बड़ी बहस, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज कश्मीर थे और कश्मीर से कन्याकुमारी 370 की कितनी बड़ी तैयारी है, आज इसकी भी बात करूंगा। स्वागत है आपका आज के आर पार में और आज की जबरदस्त पॉलिटिकल चर्चा में। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक ये जोर साफ बता रहा है कि मिशन 370 के लिए प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी मिशन मोड में आ चुके हैं। अब की बार जम्मू कश्मीरी अपने आप में इतना ही बड़ा ब्रांड है। यहाँ की झीलों में जगह जगह कमल देखने को मिलते हैं। ये सुखद संयोग है या कुदरत का कोई इशारा कि बीजेपी का चिन्ह भी कमल है और कमल के साथ तो जम्मू कश्मीर का गहरा नाता है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी सधी हुई रणनीति के साथ जमीनी स्तर पर तैयारी कर रही है। फिलहाल दक्षिण की 131 सीटों में बीजेपी के पास 29 सीट ही है, इसीलिए बीजेपी साउथ में सबसे ज्यादा जोर लगा रही है। इस रणनीति के तहत कर्नाटक में जेडीएस से तालमेल किया गया है। उधर ओडिशा में बीजेपी बीजेडी का गठबंधन लगभग तय है और इसी बीच सीएए की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले देश में सीएए लागू हो जाएगा। सीएए देश का कानून है, इसे लागू होने से कोई नहीं रोक पाएगा। उधर विपक्ष भी गठबंधन की ताल ठोक रहा है और दावा किया जा रहा है कि इस बार बीजेपी का विजय रथ रुक जाएगा। लेकिन सवाल है कि बीजेपी सिर्फ जीत नहीं बल्कि बम पर जीत के लिए ताकत लगा रही है। ऐसे में क्या विपक्ष बीजेपी का मुकाबला कर पाएगा? आज इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कश्मीर से कन्याकुमारी 370 की तैयारी। तो कश्मीर से कन्याकुमारी 370 की तैयारी और आज बीजेपी के प्लान 370 का मैं विश्लेषण भी करूंगा। शुरुआत करते हैं पहले प्लान से। दक्षिण की 131 सीटों में अभी बीजेपी के पास मात्र 29 सीटें हैं। सीटें बढ़ाने के लिए साउथ पर बीजेपी का जबरदस्त फोकस है और प्रधानमंत्री के दौरे ये बता रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कश्मीर टू कन्याकुमारी बीजेपी का क्या फोकस है। दूसरा प्लान, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक अलायंस बढ़ाने पर जोर है। जेडीयू आरएलडी साथ आए, बीजेडी के भी आने की चर्चा है। यानी बीजू जनता दल अगर अलायंस साथ में आता है तो ईस्ट में यानी ओडिशा में एक बहुत बड़ा बम्पर बीजेपी को सीट का जखीरा मिल जाएगा वहां पर। और दूसरी तरफ टीडीपी के साथ भी बात चल रही है, यानी चंद्रबाबू नायडू के साथ। बढ़ता हूं मैं आगे और अब आता हूं मैं तीसरे प्लान की तरफ। अलायंस में रहते हुए बीजेपी का ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार उतारने का प्लान है। अब इसको समझिए। साल 2014 बीजेपी ने उम्मीदवार लड़वाए 427,
जीत के आए 282 बीजेपी के। साल 2019 आते आते बीजेपी ने अपने 10 और बढ़ा लिए 437 और जीत के आए 303। बीजेपी का इस बार प्लान है 450 को टच करना, 450 को क्रॉस करना। टू बी प्रिसाइज 475 पे लड़ेंगे तभी 370 जीत कर आएंगे। यह बीजेपी का प्लान है। तो यह बताता है कि बीजेपी की रणनीति कितनी गहरी है। चौथा प्लान जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, लोकसभा की करीब 40% सीटों के लिए सबसे पहले चेहरों का ऐलान किया है। टिकट भी काटे हैं। उम्मीदवारों की को तैयारी के लिए ज्यादा वक्त मिलेगा और इसके बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्लीकेशंस होंगे। इसके अलावा बड़ा सवाल, और कुछ जो खराब चेहरे थे उनके टिकट भी काटे गए हैं। वो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मीनाक्षी लेखी का टिकट काटा गया है क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा विरोध था। ऐसे ही दिल्ली में और कई टिकट काटे गए हैं। पॉइंट नंबर 2, उत्तर प्रदेश में कई टिकट्स को काटा गया है। तो कुल मिलाकर एक मैसेज देने की कोशिश थी। सिर्फ जीत नहीं बल्कि जीत का नया रिकॉर्ड बनाने पर बीजेपी का एक बहुत बड़ा फोकस है। और क्या यह वाकई कश्मीर टू कन्याकुमारी प्लान है? डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जॉइंस मी टुनाइट। आज के इस महत्वपूर्ण दिन पर मनोज काका है मेरे साथ, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। सलमान निजामी बड़े दिनों बाद हमारे साथ आ रहे हैं, डीपी एपी के नुमाइंदे हैं। वारिस पठान है मेरे साथ, प्रवक्ता एआईएमआईएम के। और मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट के नेता, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत में करता हूं 370 के प्लान से। वारिस पठान, क्या आपको लगता है कश्मीर टू कन्याकुमारी बीजेपी का फोकस अपनी रणनीति की तरफ है और विपक्ष अपने घर में खुद ही घिर रहा है? देखिए, बीजेपी प्लान तो बहुत सारे बना लेती है, मोदी जी गारंटी तो बहुत सारी देते हैं, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन जमीन के स्तर पे नहीं होता ना अमीश भाई। अब आप देखिए, मोदी जी ने पहले भी गारंटियां दी थी, 15 लाख रुपया जमा होगा, वो भी नहीं हुआ। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिल जाएगा, वो भी नहीं मिला। उसकी जगह तो काफी युवा बेरोजगार होकर घूम रहा है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और आज बता रहे थे कि इतने सारे मुसलमान वहां पर आ गए तो मुझे मुसलमान भी वोट देगा। तो मैं बोलना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि मुसलमान कभी भी बीजेपी को वोट देगा। क्यों वोट देगा? मुसलमानों के आपने मदरसों को अवैध निर्माण दिखा के बिना नोटिस दे तोड़ दिया, इसलिए देगा। मस्जिदों को आपने ध्वस्त कर दिया, इसलिए देगा। मुसलमानों को हर आए दिन जेएसआर नहीं बोलने के नाम पे मॉब लिंचिंग कर देते, इसलिए देगा। मुसलमानों के प्रति रोज आप रात दिन हेट स्पीच देते, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए देगा। हमारी बाबरी मस्जिद को आपने शहीद कर दिया, इसलिए देगा। तो मुसलमान वोट क्यों देगा आपको? ट्रिपल तलाक के वक्त आपने कहा था कि मुसलमान औरतें मेरी बहन है, वहीं पर बहन को अगर हिजाब पहनकर जाना था पढ़ने के लिए, आपने उसको रोका, तो क्या इसलिए आपको वोट देगा? बिल्किस बानो मुसलमान थी, गुजरात के अंदर उसका बलात्कार हुआ, उसकी मां बहन का बलात्कार हुआ। लेकिन आप इसको मुसलमान तक सीमित कर रहे हैं। मैंने तो आपको चारों प्लान बताए कि बीजेपी का फोकस क्या है। बीजेपी ज्यादा कैंडिडेट लड़ाने पर की कोशिश कर रही है, जो कि एक अच्छी पहल हो सकती है। अरे एक भी दूसरा अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए तो एक ही है ना, जुमला सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ठीक है, पूछना चाहूंगा लेकिन सुधांशु त्रिवेदी मुसलमानों को चुनाव में टिकट दे दिया। सुधांशु त्रिवेदी, सारी बातें अगर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, ये सवाल हमेशा आता है, अगर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, पॉइंट नंबर 1। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, बीजेपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑन स्क्रीन। ओके, सुधांशु त्रिवेदी, अगर कॉन्फिडेंस ज्यादा है, अगर आपको लगता है कि 370 आ रही है, 400 पार जा रहा है, तो सीए को लाने की लास्ट मूवमेंट पे क्या आवश्यकता पड़ रही है, जिसका ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने करा? पॉइंट नंबर 2, अलायंसेस की जरूरत क्यों पड़ रही है? बीजेडी को साथ ले रहे हैं, टीडीपी को साथ लाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, पहली बात यह है कि कौन जुमला बोल रहा है, कौन हकीकत है, तो वारिस पठान साहब की बात से सच हो गया। पहले 2 वाक्य दिखावटी के लिए बोले और उसके बाद आ गए अपने असली एजेंडा पे। दिल की आरजू लबों पे आके पूरी तरीके से फड़फड़ाने लगी कि केवल एक मजहबी बात कहनी है। मैं उसका भी जवाब देता हूं, अलायंस का भी जवाब देता हूं, और हमने क्या किया उसका भी जवाब देता हूं। मुसलमानों को अगर देखा जाए तो 70% मुस्लिम समाज में कोई ना कोई एक ऐसा गरीब वर्ग का जिसको एक ना एक योजना का प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाभ मिला है। आपने कहा कि वो तथाकथित बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, जिसे कभी भी मस्जिद नहीं, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा गया था। अब मुसलमान इस बात के लिए आश्वस्त है कि हजरत बल की मुकद्दस मस्जिद पे जैसे कब्जा आतंकवादी करके बैठ गए थे, अब कोई नहीं कर सकता। अब मुसलमान आश्वस्त है कि चरारे शरीफ को जलाकर ध्वस्ती नहीं किया गया था, जला भी दिया गया था, जो और भी बड़ा कुफ्र था। अब कोई वो करने की हिम्मत नहीं कर सकता है। इसलिए मुस्लिमों को भी यह समझ में आ रहा, और जो आपने मदरसों की बात कही बहुत साफ बात है, अगर लीगल होता तो कोई समस्या की बात नहीं थी। अब उनको भी समझ में आ रहा है कि शाहजहां शेख से लेकर और इलीगल मदरसों तक
जो केवल एक अपराधियों का समूह अपने को मुसलमानों की इकलौती बपौती दिखाकर पिछली सरकारों के साथ वोटों की सौदागरी करता था, वो दौर खत्म हो गया। अब पसमंदा हो या महिला हो, सबको ईमानदारी से उसका हक मिलेगा। अब मैं आता हूं अलायंस के ऊपर कि जो लोग ये गठबंधन की बात करते हैं, अमीश जी, बड़े सामान्य और सहज सी बात है, लोग भूल जाते हैं बीजू जनता दल हमारे साथ पहले गठबंधन 15 साल पहले 1999 से 2009 15 साल पहले आपके साथ था, 15 साल पहले। हाँ, तो एक बात बताऊं आपको जी। अमीश जी, बीजू जनता दल बना कब था? कब बना था? 1999 में, और बनने के साथ पहले 10 साल हमारे साथ गठबंधन में था। तो बीजू जनता दल की उत्पत्ति के साथ जो विकास की यात्रा है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ बाद छोड़ भी तो दिया था ना 2009 गठबंधन। के बाद हमारा उनका गठबंधन टूट गया। उसके बाद गठबंधन छोड़ भी मैं वही कह रहा हूं था। ना, जैसे मेरा पॉइंट ये है, मैं सुधांशु जी पूरी माजरत के साथ, मेरा पॉइंट ये है कि अगर बीजेपी इतनी मजबूत है, 370 आ रही है, 400 एनडीए पार जा रहा है, तो नए अलायंसेस की अब जरूरत क्यों पड़ रही है? विपक्ष कह रहा है कि डरी हुई है बीजेपी। हाँ, मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। बीजेपी मजबूत है तभी तो हमारे साथ गठबंधन करने में सहयोगी दलों को लाभ नजर आ रहा है। याद करिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी 98 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, 96 में हमें एक को सहयोगी नहीं मिला था। जब दिख गया था कि हम सत्ता में आने वाले, तो हमारे साथ आके लोग खड़े होने लगे थे। 2014 में जब प्रधानमंत्री जी को हमने कैंडिडेट घोषित किया, तो लोग क्या कहते थे? कोई नहीं आएगा साथ में। पहले चंद्रबाबू नायडू जी आए थे और उसके बाद अनेक दल साथ में आ गए। ये दर्शाता, और इनमें मैं एक और बात कह रहा हूं, चाहे नीतीश बाबू हो या नवीन बाबू हो, ये सब पहले हमारे साथी रह चुके हैं। चाहे चंद्रबाबू हो, ये सब तो पहले भी रह चुके हैं। इसमें कोई अनहोनी नहीं हो रही है। अब क्यों लाने की पॉइंट ये है कि सुधांशु अब क्यों लाने की जरूरत पड़ रही है? मैं इस प्रश्न पे दोबारा आऊंगा, लेकिन मनोज काका और वारिस पठान दोनों इंतजार कर रहे हैं। वारिस पठान, क्या आपको लगता नहीं है कि बीजेपी जिस रणनीति पर काम कर रही है, इंडिया अलायंस, क्योंकि आप उस अलायंस के भागीदार नहीं है, वो उस रणनीति पर है ही नहीं? उनके तो अपने नेता छोड़ के जा रहे हैं। अभी खबर आ रही है केरल में कांग्रेस की नेत्री छोड़ के जा रही है उनको। देखिए, बता रहा हूं अमित भाई आपको, सुधांशु त्रिवेदी ने खुद ने मान लिया कि बीजेपी ने विकास का काम नहीं किया, डेवलपमेंट का काम नहीं किया, इसीलिए इनको ये सब चीजें करने पड़ रही है, अलायंस पार्टनर ढूंढने पड़ रहे हैं, इसीलिए इनको राम मंदिर बनाना पड़ गया, क्योंकि डेवलपमेंट का काम तो क्या नहीं है, पोलराइज करना है, तो बस मंदिर के नाम के ऊपर वोट मांगना है। इसीलिए CAA का ला रहे हैं। अमित शाह बार बार बोल रहे हैं कि हम चुनाव के पहले CAA लाएंगे। ये शोशा इसलिए छोड़ा है क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं विकास पे, लोग सवाल कर रहे हैं एजुकेशन पे, जॉब पे, जिस मुद्दे से सीए चुनाव से पहले सुधांशु योर शार्प रिप्लाई ऑन दिस। सीए चुनाव से पहले वो सवाल से ध्यान हटाने के लिए, वो सवाल वोट का खेल करने के लिए, तो उसके लिए ये सारी चीजें आ रही है। CAA आ गया, राम मंदिर, अमित शाह 10 बार इस बात को बोल चुके हैं कि सीए चुनाव से पहले आएगा। मोदी जी की सेकंड टर्म में आएगा, थर्ड टर्म में नहीं, सेकंड टर्म में आएगा। जवाब, चुनाव से आने पहले क्यों नोटिफिकेशन? अरे भाई, मैंने कब कहा विकास की बात? मतलब वारिस पठान जी अजब बात कर रहे हैं। मैंने क्या कहा और क्या उसने सुनाया। कासिद ने तो पैगाम की माचिस लगा के रख दी। ये मैंने कब कहा? बता देता हूं डेवलपमेंट का बात। जब हमारी सरकार आई तो 11 करोड़ EPFO अकाउंट थे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, अब 27 करोड़ है, यानी 16 करोड़ लोगों को नए रोजगार के अवसर मिले। अभी जो रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है वो 3.1% पे आ गई है। अभी रेट ऑफ महंगाई की दर 5.1% पे आ गई है, जो पूरी दुनिया में हमारी सबसे कम है। और सुनिए महाराज, हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने हैं, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने हैं। 37 किलोमीटर पर डे सड़क बन रही है, 12 किलोमीटर पर डे रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, 74 नए एयरपोर्ट बने हैं। मान्यवर, अभी आप जानिए तो कि क्या क्या हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। भारत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये सीए का, मेरा सवाल है, सीए का नोटिफिकेशन मैन्युफैक्चर करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सीए पे भी आ रहा हूं अमित जी, आ रहा हूं। जी इन्होंने पूछा था ना, तो मैंने एक सांस में गिना दिए, इसलिए मैं कहना चाहता हूं। अब सीए का भी जवाब देता हूं। 30 सेकंड। सीए इसलिए आवश्यक है क्योंकि भारत की कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जिसने ये ना कहा हो कि सीए उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में हम हैं। मनमोहन सिंह का फ्लोर ऑफ द हाउस पे लीडर ऑफ द अपोजिशन के रूप में राज्यसभा में दिया गया बयान है कि बांग्लादेश के हिंदू, बौद्ध और सिखों को दिया जाए। तरुण गोगोई की असम सरकार का पास रिजोल्यूशन है, और विवेक जी बैठे हैं कोझिकोड में। कम्युनिस्ट पार्टी ने 2012 या 10 में अपने आप प्रस्ताव पारित किया हुआ है
उसमें साफ साफ लिखा है कि माइनॉरिटीज को आने के लिए दिया जाए, और यह संकल्प था भारत के स्वतंत्रता के बाद से लेकर आज तक। और अगर हम एकमात्र सेकुलर देश हैं इस पूरे इलाके में, तो हमारा दायित्व है कि मजहबी देश जो हमारे दोनों तरफ हर तरफ है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहां बड़ा पॉइंट बोले, मजहबी देश जो चारों तरफ है वहां से सीए इसलिए अधिकार है। लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है, टीडीपी जल्द एनडीए में शामिल हो सकता है। पुराने सहयोगी हैं ये, और बीजेपी, ये मेगा अलायंस है, बीजेपी और बीजेडी का मेगा अलायंस है ओडिशा के अंदर, क्योंकि वहां पे विधानसभा चुनाव भी है। बीजेडी का भी लगभग अब एनडीए में आना तय है। बीजू जनता दल अब एनडीए का अलायंस पार्टनर होगा, यानी बीजेपी और बीजेडी मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और अगर यह होता है तो ओपिनियन पोल्स के मुताबिक यह क्लीन स्वीप होगी ओडिशा के विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी। मेरे साथ मनोज काका है। मनोज काका, सीए, उसके अलावा प्रधानमंत्री की बीते 12 दिनों के अंदर देशव्यापी रैलियां, दूसरा नए अलायंस पार्टनर्स का साथ आना, जयंत चौधरी यानी रालोद से लेकर बीजेडी तक। बीजेपी 370 की प्लानिंग कर रही है, कश्मीर वाला 370 तो गया, बीजेपी 370 सीटों की प्लानिंग कर रही है। हाँ, 370 सीटों की प्लानिंग कर रही है। वो एक शेर है कि तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आए कैसे, जो अपने चेहरे से जाहिर है उसे छुपाएं कैसे। और घर सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है, पहले ये तय हो कि घर बचाएं कैसे। ये वो पार्टी कह रही है जो पार्टी 2014 में सत्तासीन होने के बाद इस देश में इतिहास है कि 9 सरकारों को जनादेश से नहीं धनादेश से, गोवा से लेकर के और मणिपुर में अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो सीटों का जो संख्या थी वो कम थी, जिसने 9 सरकारों को जीता नहीं, धनादेश से, धन से खरीदा, बाहुबल से खरीदा। महाराष्ट्र में वही किया, मध्य प्रदेश में वही किया, गोवा में वही किया। वो सरकार कह रही है, जो सरकार आज के अगर आंकड़े भी देखें तो पूरे देश में अगर विधायकों की संख्या देखें तो 4139 है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 1516 है। आज भी अपोजिशन की समाजवादी पार्टी के कितने हैं? 2623, 110 है। अरे सुन तो लो भाई, इतना व्यग्र क्यों हो जाते हैं अमीश भाई, थोड़ा तो समता का भाव रखिए। आज तो सुधांशु ने कम से कम स्वीकारा कि हम एक सेकुलर मुल्क है, कम से कम ये स्वीकारा। मुझे खुशी है हम सभी देशवासियों को कि सुधांशु भाई जैसा नफरत का बीज बोने वाला और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से इस देश के नौजवानों को गलत सही तथ्यों की जानकारी देने वाला, इन्होंने ये नहीं बताया कि देश के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत की जो कर्ज लेने की जो स्थिति है वो उसके जीडीपी के लगभग बराबर हो चुकी है। ये नहीं बताया इन्होंने कि हमारा जो 55 लाख करोड़ रुपया कर्जा था 173 लाख करोड़ रुपया है। ठीक है, सुधांशु जी को जवाब दे देते हैं। प्रधानमंत्री उस अपने कर्जे को ही वैभव विलास बता रहे। आज देश में 45 साल के चरम पर बेरोजगारी है। उस पर सवाल, उत्तर प्रदेश में हत्याएं आम है। उत्तर प्रदेश की सरकार विगत 5-7 सालों में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ, लेकिन उस 5 सालों में आप सरकार को, आप 5 साल के बाद जब जनादेश लेने के लिए गए तो लोगों का भरोसा नहीं जीत पाए। 2022 के विधानसभा चुनाव में हार का ही सामना करना पड़ा, उससे पहले लोकसभा में करना पड़ा। अभी 24 में दो हाथ हो जाएंगे। अगर बीजेपी की सरकारें बहुत खराब काम करेगी तो कराएगी। ठीक है, अब सुधांशु त्रिवेदी बोले। सुधांशु जी, सबसे पहले तो आपका साधुवाद। सुन तो लीजिए, सुनिए। मनोज यादव, मनोज काका का एक सेकंड। पूरे देश में बीजेपी हार रही है। बीजेपी की हालात यह है कि दिल्ली से लेकर आसनसोल तक उसके प्रत्याशी भाग रहे हैं। कहां बात कर रहे हैं आप? ठीक है, बीजेपी हार रही है, अपना प्रभाव बना रही है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं तो कुछ तो तथ्य होंगे इसके अंदर। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। अब अपनी टर्न पे बोले तो बेहतर है। मनोज जी, आपने लगातार आरोप लगाए, मैं सबको बराबर का मौका देता हूं। अब सुधांशु जी की बारी है। सुधांशु त्रिवेदी, पहले तो आपका साधुवाद दे रहे हैं मनोज काका, वो कह रहे हैं कि आपने कम से कम स्वीकारा ये सेकुलर मुल्क है। दूसरा, आप लोग हार रहे हैं, आप जीत कहां रहे हैं? देखिए, मनोज काका जी को व्यक्तिगत टिप्पणी करने से बाज आना चाहिए और यथार्थ बताना चाहिए। इनको अपनी पार्टी का तो आंकड़ा पता नहीं। कह रहे 110 विधायक हैं और अभी 7 क्षेत्र अभी क्रॉस ओवर कर चुके हैं। क्या करा? और उसके बाद कह रहे हैं दूसरी बात, ये तरीका ठीक नहीं है। मनोज जी, अपनी टर्न पे बोलिए, चिल्लाना मत शुरू करिए, अपने टर्न पे बोलिए, शांति से बात करिए, दर्शकों के साथ न्याय करिए। आपने अपने टर्न पे बोलिए, आप बोल रहे थे, मैंने शांति से सुना। और ये क्या लड़ाई लड़ेंगे? पीडीए करते थे राज्यसभा में 3 दिए, वो पीडीए थे क्या? इसी को कहते हैं हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और मैं कहना चाहता हूं, अपनी हार तो इन्होंने खुद स्वीकार की
36 वोटों में एक जीत होती थी राज्यसभा में, जया बच्चन जी को 41 वोट अलॉटेड किए, रामजीलाल सुमन जी को 40 वोट अलॉट किए। मतलब तीसरे प्रत्याशी की हार आलोक रंजन जी को इन्होंने फेंका दिया, क्योंकि इनको पता था कि पहले ही हार रहे, आज आके दावा करने लगते हैं। अच्छा, इनको ये समझ में नहीं आता, इन्होंने कहा डेट टू जीडीपी रेशियो, पूछिए कितना है डेट टू जीडीपी रेशियो भारत का? मैं चुनौती से पूछता हूं मनोज काका, बोलिए डेट टू जीडीपी रेशियो भारत का कितना है? चाइना का कितना है? जापान का कितना है? अमेरिका का कितना है? ब्रिटेन का कितना? बोलिए, भारत सबसे बेहतर स्थिति में। भारत का सिर्फ आंकड़ा बोल दीजिए, सिर्फ आंकड़ा बता दीजिए। लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर है। कितना अंतर है? 10 गुने का अंतर हमारे चाइना में। चाइना पे चले जाते हो आप। कितनी है? आप चाइना के सामने कहां खड़े हो रहे हो? 3 ट्रिलियन डॉलर, 3 ट्रिलियन डॉलर लगाने से देश आगे बढ़ेगा। भाई एक सेकंड, सुधांशु को बोलने दीजिए, 3 सेकंड, सुधांशु को बोलने दीजिए, सुधांशु को बोलने दीजिए, सुधांशु को बोलने दीजिए, 3 सेकंड बोले सुधांशु। भाई ये क्या बोलने लगते हैं आए बाएं साएं आके? भाई मनोज जी, 35 ट्रिलियन डॉलर दुनिया में किसी देश की इकोनॉमी नहीं है, क्या बोलने लगते हैं? 19-20 ट्रिलियन डॉलर की अमेरिका की इकोनॉमी है, 12-13 ट्रिलियन डॉलर की चाइना की इकोनॉमी, क्या बोलने लगते हैं? कोई भी आंकड़ा आके फिर कहते हैं 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी। मैं सारे दर्शकों से कहता हूं 2024 में हम बैठे हैं, 1979 में 45 साल होते, जाके चेक करिए। 1980 में 2% ग्रोथ रेट, 12-13% की महंगाई की दर, 1991 में 17% की महंगाई की दर, सोना गिरवी रख दिया गया, 2 बार रुपए का डिवैल्यूएशन, निगेटिव ग्रोथ रेट, यानी ग्रोथ की बजाय निगेटिव, उससे ज्यादा बेरोजगारी है। मतलब गजब है यार, कुछ भी आके बोलने लगना, सोचना कि चिल्लाने से हम अपनी बात को सही से कर लें। मनोज यादव, आप मनोज काका, आप अपनी बात को रखिए, और मेरा निवेदन है एक्साइटमेंट में आंकड़े ठीक रखिए, आंकड़े सही दीजिए, बस मेरा निवेदन ये है। ओके, मेक योर पॉइंट। अरे देखिए आमिश जी, आंकड़ों जो आपके दर्शक होंगे पूरे दुनिया भर में, वो हमारे और इनके तथ्यों की जानकारी करेंगे। ऐसा नहीं है, हमारी इकोनॉमी, हमारी जीडीपी कितने ट्रिलियन डॉलर है और चाइना की कितनी है, अमेरिका की कितनी है, सब नहीं जानते। हम चाइना के सामने इकोनॉमी के स्तर पर और जीडीपी के स्तर पर कहां खड़े हैं? हाँ, जनसंख्या के मामले में हम इकोनॉमी के स्तर पे हम कहां खड़े हैं? वन सेकंड, नहीं, आप कह रहे हैं इकोनॉमी के स्तर पर हम कहां खड़े हैं? एक सेकंड, इकोनॉमी के स्तर पर आज हम 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है जी। आप बात करते हैं इकोनॉमी के स्तर पर हम कहां खड़े हैं? इकोनॉमिक स्तर पे यूके का खड़ा है, वहां पे कितने प्रधानमंत्री बदल दिए गए, कितनी सरकारें चली गई, क्योंकि वहां पर इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो गई थी। ये आपको पता नहीं है अमेरिका की इकोनॉमी का क्या हाल है? हमारे बगल के मैं कहता हूं अमेरिका यूके की मैंने बात बताई आपको। पाकिस्तान का हाल देख लीजिए, श्रीलंका का हाल देख लीजिए, डाउन द लाइन श्रीलंका भुखमरी श्रीलंका में हो गई थी। वी हैव टू स्टे ऑन फैक्ट। मेरा बात, क्योंकि कौन सा ग्लोबल हंगर इंडेक्स? भुखमरी में क्या? एक सेकंड, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, अब ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स नाम की चिड़िया का भी मैं आज दाह संस्कार कर ही देता हूं। एक सेकंड व्यूअर्स, ये बार बार आती है बात, ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखिए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखिए, हैप्पीनेस इंडेक्स में और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में श्रीलंका की बहुत अच्छी स्थिति थी, भूखमरी थी, वहां पर भूखमरी थी। और मुझे समझ में नहीं आता कि हम फैक्ट्स को फैक्ट्स की तरह रखें, लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस की सीईसी की बैठक शुरू हो गई है, राहुल गांधी की टिकट का ऐलान हो सकता है, 7 कैंडिडेट की टिकट का ऐलान हो सकता है। मनोज यादव, मेरा पॉइंट यह है कि आप तो एक और फैक्ट दे रहे हैं कि दिल्ली से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक मोदी जी हार रहे हैं, बीजेपी हार रही है। इस फैक्ट्स के पीछे डाटा क्या है? से द डाटा, मनोज जी, स्पीक आउट डाटा प्लीज। मनोज जी, सुधांशु जी, अमीश जी, डेटा ये है कि जब 2015 में फिर बिहार में चुनाव हुआ, 14 के चुनाव के तुरंत बाद हुआ, तो वहां उस समय बीजेपी हारी, लेकिन बाद में फिर जेडीयू के साथ सरकार बना ली। दिल्ली में बीजेपी हारी, अभी हाल ही में कर्नाटक में बीजेपी हारी, अभी उत्तर प्रदेश के घोसी में एक उपचुनाव हुआ, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से लेकर सुधांशु भाई जैसे तथाकथित विद्वान से लेकर के सभी प्रवक्ता, नेता, मुख्यमंत्री आए दिन दौरा करते रहे और भारतीय जनता पार्टी वहां लगभग 50,000 वोटों से हारी। अब लोग अपने बुनियादी सवालों की तरफ लौटे हैं। इस देश के नौजवान अपना रोजगार पर सवाल कर रहा है, किसान ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये डेटा है, ओके, ये डेटा है, कर्नाटक का चुनाव हारना, दिल्ली का चुनाव हारना, 2015 में बिहार का चुनाव हारना। अब मनोज जी, यू मेड योर पॉइंट, ओके, ये सारे चुनाव हारना, मैं इसमें 1-2 चुनाव और ऐड कर देता हूं। हिमाचल का भी चुनाव बीजेपी हार गई थी भाई,
हिमाचल का भी चुनाव हारी बीजेपी, दिल्ली के अंदर फिर विधानसभा का एक और चुनाव हार गई बीजेपी, कई सारे चुनाव हार गई, लेकिन जीतने की लिस्ट मुझे नहीं लगता मुझे बताने की आवश्यकता है कि जीत कहां से कहां हो रही है, लेकिन ये डेटा सपोर्ट कर रहे हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की हार हो रही है। चाहे अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, सुधांशु त्रिवेदी कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ भी कर ले, इस बार पब्लिक नहीं जिताने वाली। मनोज काका को ऐसा लगता है। सुधांशु त्रिवेदी। हाँ, मैं जवाब देता हूं। मैं मनोज भाई से कहना चाहता हूं, आपको एक छोटे भाई के नाते एडवाइस देना चाहता हूं, अगर गलती से मुंह से निकल गया उसको मुद्दा मत बनाइए। $35 ट्रिलियन की दुनिया में कोई इकोनॉमी नहीं है, कह दीजिए गलती से निकल गया, क्यों इसको अहंग का इशू बनाना। अब आपने चाइना का, तो मैं बता देना चाहता हूं, सारे दर्शक जाके चेक कर ले, चाइना की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड बैंकक्रप्ट हो गई। चाइना की सबसे बड़ी कंपनी अलीबाबा, जो कि सबसे बड़ा $29.5 बिलियन का आईपीओ लाने वाली थी, उसका मालिक जैक मा गायब हो गया। आपको पता है चाइना में 40% रियल एस्टेट की जो कंपनियां हैं वो रिसेशन बैंकक्रप्सी में चली गई हैं। इसलिए, और अभी आईएमएफ ने चाइना की ग्रोथ रेट को घटाकर 6.2 से 5.5 कर दिया और भारत की 6.5 से बढ़ा के 7.2 कर दिया। और डेट टू जीडीपी रेशियो में हम चाइना से कहीं बेहतर स्थिति में हैं। इसलिए इन फैक्ट्स को जानने के बाद बात करना चाहिए। अब आइए भारत से वाले आंकड़े पढ़ रहे हैं आप। अरे भैया व्हाट्सएप नहीं यार, अब देखिए तमीज से बात करिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी आप बोल रहे हैं, बताइए दुनिया में देश का नाम $35 ट्रिलियन की इकोनॉमी। बहुत हो गया व्हाट्सएप नाम बताइए। तमीज से ही बोल रहा हूं। अरे बोलिए ना, नाम बताइए। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, नाम बताइए दुनिया में किस देश की इकोनॉमी $35 ट्रिलियन है। की एक लाइन है, बोले चले जा रहे हैं व्हाट्सएप क्या हो रहे हो। अब हारे तो बैठ हो रहे हो, तो बताइए। व्यग्रता आपकी दिखा रही है। अरे सुन तो लो, अलीबाबा का चेक बड़े भाई, सुन तो लो, $29.5 बिलियन का इसलिए सुनिए मेरे भाई, गुस्साइए नहीं। मनोज यादव, आपको लग रहा है कि बीजेपी के आंकड़े व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप अपने आंकड़ों से काउंटर करिए, लेकिन अपनी टर्न पे सुनिए। अब एक सेकंड, एक मनोज यादव, अगर आपको लग रहा है कि बीजेपी के आंकड़े व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हैं, तो आप अपने आंकड़ों को वाजिब ठहराइए। पॉइंट नंबर 1। और अभी आपने बोला, अभी आपने एक और डाटा दिया, आंकड़ा दिया। देखिए 2014 का 15 का चुनाव बीजेपी हारी दिल्ली के अंदर और बिहार के अंदर, यही आंकड़ा दिया। 2019 में लोकसभा में क्या हुआ दिल्ली के अंदर, 2019 में बिहार में क्या हुआ लोकसभा के अंदर, बिहार के अंदर आया। आपने बोला बीजेपी कर्नाटक हार गई, बिल्कुल बीजेपी कर्नाटक हार गई। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ। तो लेट्स स्टे ऑन फैक्ट्स ना। अब आप अगर भरी दोपहरी में आंखें बंद करके कह रहे हैं कि मानो अंधेरा है, तो अंधेरा थोड़ी हो जाएगा। आप हिमाचल और कर्नाटक के चुनावों की बात कर रहे हैं। गुजरात में बीजेपी की उसी चुनाव में 150 से ज्यादा सीटें आती हैं। बोलिए क्या करिएगा आप किसी भी परसेंटेज से। यू कांट मैच इट। ओके, यू मेड योर पॉइंट। सुधांशु त्रिवेदी को वक्त मिलना चाहिए। ही हैज टू मेक इट पॉइंट। देन विवेक श्रीवास्तव। भाई मैं अपनी पूरी बात पूरी कर लूं, काहे परेशान हो रहे हैं मेरे भाई। मैं आपको बाई इलेक्शन और ही बता देता हूं। 2019 से पहले हम 2 और बाई इलेक्शन हारे थे मनोज जी, आपको पता, फूलपुर भी हारे थे, गोरखपुर भी हारे थे। इसके बावजूद 2019 के लोकसभा में सपा बसपा दोनों एक होने के बावजूद हम 64 सीटें जीत के आए। मगर आप बाई इलेक्शन हारने का भूल गए। आप आजमगढ़ भी हारे और आजम खां का गढ़ रामपुर भी हारे। यह भी बात ध्यान रखनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो यथार्थ की बात करिए, तो उस यथार्थ की बात पे जमीनी धरातल के ऊपर। और आप लोगों की क्या गैरत कही जाए, आपने उस कांग्रेस से हाथ मिला दिया जिसने अभी 3 महीने पहले मध्य प्रदेश के चुनाव में अखिलेश वखिलेश बोला था। अरे इतनी जल्दी अपना अपमान भूल गए। और अखिलेश जी ने क्या बोला था कांग्रेस के लिए, यह बहुत चालू पार्टी है। और कांग्रेस ने क्या बोला था, बहुत चिरकुट पार्टी है। गजब है साहब, चालू चिरकुट कह के कर रहे थे एक दूसरे का अभिनंदन, और वो अखिलेश वखिलेश कह के कर रहे थे आपका मान मर्दन। और आपने कर लिया गठबंधन, और उसके बाद आप गुर्रा रहे हैं हमारे ऊपर। मान्यवर, ये बेबसी दर्शाती है कि हकीकत कहां से कहां तक आदमी को झुका कर ले जाती है। ये बात बिल्कुल साफ है। और आंकड़ों पे मैं विनम्रता से कहता हूं, आपके उन करोड़ों दर्शकों से जो देख रहे हैं, ना कोई मेरी बात पे यकीन करे, ना मनोज काका जी की बात पे यकीन करे, जाके वेरीफाई कर ले जो हमने बोला है। दुनिया में एक विदेश ऐसा नहीं है जिसकी 35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो, इसलिए कोई जाके चेक कर ले, तब वो तय करे। विवेक जी एक सेकंड। मनोज काका, आप विवेक जी के बीच में तो नहीं बोल सकते ना, विवेक जी को बोलने दीजिए। देखिए अभी तो एक अच्छी खबर और है, एनडीए का अलायंस ओडिशा में भी बढ़ रहा है, ईस्ट में भी बढ़ रहा है, और साउथ में टीडीपी भी बढ़ रहा है। बताइए। देखिए पहली चीज तो ये है कि मैं एक पहले करेक्शन कर दूंगा सुधांशु त्रिवेदी जी का इकोनॉमिक्स के फिगर के ऊपर। 82% हमारा जो रेशियो है डेट टू जीडीपी का,
आपने जरूर कहा, सही कहा आपने कि चाइना और जापान का अगर स्टडी किया जाए तो वो हमसे कहीं ज्यादा है, मेरे ख्याल से शायद 250 के करीब है उनका। लेकिन श्रीलंका जब बैंकरप्ट हुआ था और उसमें एक बुरी स्थिति आई थी तो वो भी 80s में ही था, और अभी श्रीलंका का डेब्ट टू जीडीपी रेशियो 116 के करीब होगा। तो इसलिए ये मात्र क्राइटेरिया नहीं होता है, लेकिन वर्ल्ड के इकोनॉमिस्ट ये जरूर कह रहे हैं कि हमारे हालात और हमारी कंडीशंस के हिसाब से हम एक डेब्ट ट्रैप में फंसे हुए हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान बहुत ही बुरी स्थिति में है, हो सकता है उनका कंट्री टूट जाए। वी नीड टू बी केयरफुल। तो ऑपोजिशन के हिसाब से भी ये मेरा फर्ज है, आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये बताना कि स्थिति अच्छी नहीं है। दूसरी बात, अब मैंने जो सवाल जी दूसरी बात, अब आपने सवाल किया। अब देखिए पहली चीज, अब मैं कांग्रेस के एक नेता को सुन रहा था, उसने बोला देखिए बीजेपी 370 खुद पे नहीं लेके आ पा रही, एनडीए लेके आ पा रहा है। बिल्कुल, विपक्ष की रणनीति यही है कि बीजेपी अपने हिसाब से 370 नहीं लेके आ पा रही, 330 लेके आ पा रही है ओपिनियन पोल के मुताबिक। तो हाउ दे विल फाइट? देखिए पहली चीज है, ये बहुत पहले ही वाजपेयी जी के टाइम से, और बल्कि उसके पहले तीसरे मोर्चे के समय से ये एक एनालिसिस शुरू कर दिया था सभी पत्रकारों ने कि अब भारत के अंदर कोलिशन पॉलिटिक्स का एरा शुरू हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी आए तो बीजेपी पूर्ण बहुमत में आई, लेकिन उसके बाद कोलिशन तो तब भी थे। जी, कोलिशन तब भी था। तो दोनों घटक दल हमारे, चाहे एनडीए हो या आईएनडीआई हो, दोनों अपना अपना खेमा सुरक्षित और स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया से तो जा ही रहे हैं लोग। नहीं, वो कहने की बात है। देखिए अब किसी के जाने से कुछ, लेकिन अगर आप देखेंगे क्यों नीतीश गए, जयंत चौधरी का एंट्री किसकी हुई है? देखिए नीतीश के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, और जयंत चौधरी के जाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये 2 सीटें, 1 सीटों का अगर आप ओवरऑल पिक्चर में देखेंगे, नीतीश के जाने से भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो कन्वीनर बनना चाह रहे थे, नहीं, वो कन्वीनर बनना जरूर चाह रहे थे, वो होते, अगर वो आईएनडीआईए में होते तो ये जेडीयू के लिए भी बेहतर होता। ठीक है, जेडीयू के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, लेकिन जेडीयू जब थी तो बहुत अच्छा था। सुधांशु त्रिवेदी, नीतीश के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं 10 सेकंड और चाहूंगा। ठीक है, 10 सेकंड ले लीजिए। 1 सेकंड सुधांशु, 1 सेकंड, 10 सेकंड। 10 सेकंड जी जी, सुधांशु जी, सिर्फ 10 सेकंड। मेरा सिर्फ ये सवाल है सुधांशु जी, अभी आपने एक लंबी फेहरिस्त, आपने बोला साहब कि अखिलेश बोला गया, अखिलेश जी की बेइज्जती की गई, फिर आपने कहा साहब कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की दुर्गति करी, ये सब चीजें आपने गिनाई। आप मुझे ये बात बताइए, अजीत पवार मोदी साहब के बारे में क्या बोलते थे? हेमंत बिस्वा शर्मा एक समय में बीजेपी के बारे में क्या बोलते थे? जो आपके शुभेंदु अधिकारी हैं बंगाल में, जो आज बहुत जवाब लेना जरूरी हो जाता है। ये एक लंबी लिस्ट है। ओके, सुधांशु। देखिए, पहले मैं विवेक श्रीवास्तव जी का एक बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने सही बात बोली। भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो 81% है, जो चाइना, ब्रिटेन, अमेरिका और सारी बड़ी इकोनॉमीज में सबसे बेहतर स्थिति में है। तो मुझे भी लगता है कि मनोज काका जी को विवेक श्रीवास्तव जी की प्रबुद्धता से इस बात में शिक्षा लेनी चाहिए। इसमें कोई आवेश में आक्रोशित होने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा जो आपने बात कही, जो आपने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था इस कारण से समस्या में, मानवर जब आप श्रीलंका और पाकिस्तान की बात कर रहे थे तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $620 बिलियन है और एफडीआई भारत में मैक्सिमम है। इसीलिए हम हांगकांग को पीछे छोड़कर 4th बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज बने, जो कि इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है भारत में वो दर्शाता है। अब आता हूं आपके इस गठबंधन वाले विषय के ऊपर, जो आपने ये कहने का प्रयास किया। मान्यवर, जब गठबंधन की स्थितियां आती हैं, हमने शुरू से सदैव से गठबंधन के साथ रहे। हमारी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी 14 में, मोदी जी ने उसके बावजूद सब सहयोगियों को स्थान दिया। 2019 में तो हम अपने दम पे 300 पार किए, उसके बावजूद हमने सारे गठबंधन सहयोगियों को स्थान दिया, क्योंकि हम सिर्फ सत्ता के लिए सरकार नहीं बना रहे हैं, हमने सबको साथ में लेकर चलने का प्रयास किया है। हां, परंतु एक समस्या, एक चुनौती आप लोगों के लिए आई है, जो आपने कहा कि जिन राज्यों में आप मजबूत थे। अब देखिए कितना विचित्र बात है, आपने कहा, अजीत पवार जी ने कहा था, शुभेंदु अधिकारी ने कहा था, मैंने जो बोला अखिलेश जी के लिए कहा गया है, अभी का है, और अभी आप कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि हैं। वायनाड में राहुल गांधी जी के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी ने कैंडिडेट खड़ा कर दिया, तो क्यों खड़ा कर दिया? अगर अलायंस था तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप राहुल गांधी को जिताना चाहते हैं, हराना चाहते हैं? मुझे तो कादर खान की वो एक फिल्म और गोविंदा और कादर खान की याद आती है, जिसमें जॉनी लीवर हमेशा कहता है मैं कादर खान के साथ हूं। नहीं, हमारे लेकिन वो देखता दूसरी तरफ है। ये कमाल है। नहीं, ये चीज हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि केरल और बंगाल और एक आध राज्यों में हम आपस में जरूर लड़ते रहे। फ्रेंडली फाइट है। हाँ, लेकिन क्या मतलब आप लोग हारने के लिए लड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं, हम लड़ेंगे नहीं, तो ये हो नहीं सकता ना। ऐसा नहीं है, हम अपने अपने स्टेट में जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन केंद्र के अंदर हमारा मानना है सलमान निजामी क्या पॉलिटिक्स में फ्रेंडली फाइट होती है? सलमान निजामी, स्ट्रेट क्वेश्चन, सलमान निजामी, पॉलिटिक्स में फ्रेंडली फाइट होती है? देखिए, अगर राहुल गांधी, अगर मैं कांग्रेस में रहा हूं बहुत करीब, हमने काम किया राहुल गांधी के साथ, अगर राहुल गांधी को इस टाइम पे किसी ने बर्बाद किया है तो वो यही लेफ्टिस्ट और कम्युनिस्ट हैं, कन्हैया कुमार जैसे लोग।
जिन्होंने उनको मिसलीड किया और जो संघर्ष करते थे कांग्रेस के नेता हम जैसे, उनको साइडलाइन कर दिया। गुलाम नबी आजाद साहब जिसने कांग्रेस बनाई, उन लोगों को साइडलाइन कर दिया। कपिल सिब्बल जिन्होंने कांग्रेस को बनाया, उनको साइडलाइन कर दिया। कन्हैया कुमार क्या कांग्रेस चलाएंगे आज? वो ही आगे पीछे होते हैं उनको, जिनको एबीसी पॉलिटिक्स का मालूम नहीं है। तो इन कांग्रेस को बर्बाद करने वाले यही लेफ्टिस्ट हैं। राहुल गांधी पर बहुत बड़ी खबर है, वायनाड से तो चुनाव लड़ना उनका लगभग तय माना जा रहा है और वहां पर वो लड़ सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश को खारिज कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूपी से चुनाव नहीं लड़ेंगे, प्रियंका गांधी वाड्रा भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। यूपी से राहुल और प्रियंका दोनों चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रियंका चुनाव ही नहीं लड़ेंगी ऐसी भी खबर आ रही है। राज्यसभा से भेज दी जाएंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। राहुल गांधी पर, गांधी परिवार पर यह बहुत बड़ा अपडेट है, इस समय की बहुत बड़ी खबर है और लगातार लोगों की नजर थी कि राहुल गांधी कहां से लड़ेंगे, लेकिन वायनाड से आपने कैंडिडेट दे दिया है। बताइए विवेक जी, फंसवाना चाहते हैं राहुल गांधी जी को? नहीं, मुझे अभी देखिए उन्होंने कैंडिडेचर अपना डिक्लेयर नहीं किया है और ये कोई जरूरी नहीं है कि वायनाड से लड़ें। कर्नाटका तेलंगाना में भी उनकी मतलब आप चाहते हैं वायनाड छोड़े? नहीं, ऐसा नहीं है, ये उनकी अपनी इच्छा है, उनकी पार्टी का निर्णय है। हम INDI में उनके साथ हैं, उनका सम्मान करते हैं। कमाल के साथ हैं आप, कमाल के साथ हैं, कमाल के साथ है। मैं वारिस पठान से भी इसका रिएक्शन लूंगा, हम तो चाहते लेकिन थे वारिस पठान 20 सेकंड, ये कमाल का साथ है, राहुल गांधी वायनाड छोड़ दे। हो सकता है ना लड़े वो वहां से, लेफ्ट चाहता है ना लड़े और अलायंस है आपस में। देखिए अमीश भाई अरे अमीश भाई वो उनका लुकआउट है, कांग्रेस का लुकआउट है। राहुल गांधी वायनाड से लड़े, राहुल गांधी कर्नाटका से लड़े, कहां से भी लड़े, अपने को क्या करना। लेकिन एक चीज है, हम तो लड़ रहे हैं इस मरतबा पूरी तैयारी के साथ, जोरों शोरों के साथ। महाराष्ट्र में लड़ेंगे, यूपी में लड़ेंगे, बिहार में लड़ेंगे, तेलंगाना में लड़ेंगे, वापस आता हूं, लड़ेंगे और इनको बताएंगे। हमने इनको 50 बार बोला साथ में आके लड़ो, साथ में हमारे मोदी को हराएंगे, मोदी को तीसरी मरतबा प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, हमें ताकतें मिली है, मगर नहीं ये एरोगेंस के अंदर अपने 30 सेकंड विवेक श्रीवास्तव, अब हम लड़ने जा रहे हैं। सुधांशु जी ऐसे लेकर फर्क नहीं पड़ने वाला है, लड़ेंगे, आप जरूर लड़िए वारिस भाई, लड़ना आपका अधिकार है, आपकी पार्टी इलेक्शन कमीशन के हिसाब से है, लेकिन कोशिश यही करिए कि कम्युनल फोर्सेस हारे। यार बी टीम नहीं, आप सुन लीजिए, हम लड़ेंगे अभी, तो हर जगह लड़ेंगे, आपकी इच्छा है, 20 सीटों पर लड़ेंगे हर जगह पे। देखो नहीं, देखो वो आपकी अपनी इच्छा है, लेकिन मेरे हिसाब से राजधर्म इस वक्त हर सेक्युलर आदमी का यही है और यही होना चाहिए, और हर सेकुलर पार्टी का राजधर्म यही होना चाहिए। सेकुलर पार्टी है। नहीं, मैंने तो बता दिया, अपने को सेकुलर कहते हैं कि भाई हम हिंदुओं को भी सीट देते हैं। सेकुलर तो अपने आपको बीजेपी भी कह रही है। हाँ, तो हम सुधांशु त्रिवेदी का रिएक्शन शुरू हो जाता है। सुधांशु त्रिवेदी, वोट ना बटे, MIM सेकुलर है, राहुल गांधी हो सकता है चुनाव न लड़े। ये तो कमाल का गठबंधन है, कमाल का गठबंधन है। ऐसे ही मुझे गोविंदा वाली वो फिल्म याद नहीं आई थी जिसमें जॉनी लीवर हर बार कादर खान को कहता मैं आपके साथ ही। सुधांशु जी नहीं अमीश जी, मुझे थोड़ा जल्दी जाना होगा दूसरे कार्यक्रम में, मगर जो कमाल का गठबंधन मैं बताता हूं, केरल में मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का गठबंधन है और महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ गठबंधन है। मतलब वो शिवसेना जो इसमें स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि यदि तथाकथित बाबरी मस्जिद गिराई गई तो मुझे गर्व है। कमाल का गठबंधन है, ऐसा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और सोचिए कमाल के उस गठबंधन के हालात क्या हैं कि 2019 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के युवराज यानी राहुल गांधी जी उत्तर प्रदेश छोड़ के गए थे और 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल भी नहीं बजा कि राहुल गांधी जी की माता जी यानी कांग्रेस की राजमाता सोनिया गांधी जी ने छोड़ दिया उत्तर प्रदेश। अब मजे की बात यह है कि 2019 में सपा बसपा दोनों ने अमेठी रायबरेली में प्रत्याशी नहीं खड़ा किया था, राहुल जी और सोनिया जी का समर्थन किया था। इसके बावजूद राहुल जी चुनाव हारे थे और सोनिया जी 1 लाख कुछ हजार वोटों से जीती थी, जो कि उनके पूरे पॉलिटिकल कैरियर की सबसे छोटी जीत है। अब आप ये समझ लीजिए कि उसके बाद जबकि उनका सपा से गठबंधन हो गया है और इसके बावजूद अगर वो चुनाव नहीं लड़ रहे तो ये कांग्रेस के आत्मविश्वास पर ही नहीं बल्कि सपा कांग्रेस के गठबंधन के मनोज यादव शार्प रिप्लाई ऑन सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड्स। देखिए सुधांशु जी के अब वही बात है ना कि घर में
ठंडी चूल्ही पर, घर में ठंडे चूल्हे पर जब खाली पतीली है, बताओ कैसे लिख दें कि फागुन की धूप नशीली है। अब सुधांशु जी को सब चीज अपने दृष्टिकोण से, कुछ लोग क्या होता है कि अपने व्यक्तिगत स्थिति को ही देश की और दुनिया की, गरीबों की, बहुजनों की स्थिति समझ लेते हैं। हालात ये है, इनसे पूछिए कि रायबरेली में इनके कई विधायक हैं, अमेठी में इनके कई विधायक हैं। वहां सबसे ज्यादा जो बड़ा स्टेक होल्डर है वो समाजवादियों का है। और कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये अपना नहीं बताए कि आसनसोल से एक प्रत्याशी को मैदान में उतारे, वो भाग गया। इन्होंने अपना नहीं बताया कि एक प्रत्याशी को इन्होंने टिकट नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी से लोग राजनीति से ही संन्यास ले रहे हैं। ये अपनी बात और अपनी हालात सुधांशु जी को सुधांशु जी लास्ट रिप्लाई, अपनी हालात नहीं बताएंगे, दूसरे के हालातों पर सुधांशु 20 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी 30 सेकंड। मान्यवर, हमने उत्तर प्रदेश में 50 सीटें 50% वोट से अधिक से जीती थी। राजस्थान की सभी सीटें, दिल्ली की सभी सीटें, गुजरात की सभी सीटें 50% से अधिक वोट से जीती थी। और हम पूरे आत्मविश्वास के साथ, हमने तो अपने सारे शीर्षस्थ नेताओं का उत्तर प्रदेश में घोषित कर दिया। मोदी जी भी घोषित हो गए, राजनाथ जी भी घोषित हो गए। परंतु यदि विपक्ष घोषित नहीं कर पा रहा है, यहां तक कि समाजवादी पार्टी भी घोषित नहीं कर पा रही, तो हम आप पे टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, आप स्वयं अपने पे टिप्पणी कर रहे हैं कि यदि आपके साथ गठबंधन के बावजूद कांग्रेस का सर्वोच्च नेतृत्व उत्तर प्रदेश से लड़ने की हिम्मत नहीं जता पा रहा है, तो ये अपने आप में सुधांशु उस गठबंधन के यथार्थ के लिए। सलमान निजामी, मेरा बड़ा पॉइंटेड सवाल आपसे, सलमान निजामी, मेरा आपसे बड़ा पॉइंटेड सवाल, क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी के खिलाफ कैंडिडेट भी दे रहे हैं विवेक श्रीवास्तव और कह रहे हैं कि अलग से लड़ लो चुनाव, हो सकता है वहां से लड़े ना लड़े, और अभी आप कह रहे थे लेफ्ट ने बर्बाद कर दिया। देखिए राहुल गांधी, मैं दावे से कहता हूं राहुल गांधी यूपी में चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी हिम्मत नहीं है। वायनाड से वो पहले इसलिए जीते क्योंकि वो मुस्लिम सीट है और वहां गुलाम नबी आजाद साहब, तब हम सब ने कैंपेनिंग की, आज हम नहीं है। अब मैं दावे से कहूंगा कि वहां भी नहीं लड़ेंगे और वहां जीतेंगे भी नहीं, क्योंकि स्ट्रेटजी इनकी ये है। अगर ये कहते हैं कि भाई हम जो है पूरे देश को इकट्ठा कर रहे हैं, पहले कांग्रेस को इकट्ठा करिए ना। क्यों आपके नेता जो है एक के बाद एक जा रहे हैं? क्यों आचार्य कह रहे हैं कि राहुल गांधी वायनाड भी ना लड़े, अब नहीं चाहते ना वायनाड लड़े। हम लोगों ने अपना लेफ्ट ने तो बर्बाद किया राहुल गांधी को। मैं क्या कह रहा हूं आपको, क्या कह रहे हैं? कांग्रेस तो आधी लेफ्ट ने हाईजैक कर ली है। जितने भी, चाहे राहुल गांधी के पीए हो, चाहे प्रियंका गांधी के पीए हो, सारे लेफ्टिस्ट हैं, सारे जेएनयू के हैं। नहीं, वहां कांग्रेस का बचा कौन है? नहीं, तो आपकी फाइनेंस मिनिस्टर भी जेएनयू की है। इस वक्त जो देश के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो भी जेएनयू के हैं। आपको मालूम है जेएनयू क्या है? अभी के भारत सरकार के आंकड़ों के हिसाब से जेएनयू इज द सेकंड बेस्ट यूनिवर्सिटी इन दिस कंट्री एंड द थर्ड इज जामिया। ये जेएनयू की डिबेट नहीं है। अब आगे बढ़ते, सलमान निजामी सुनिए। अब सलमान निजामी आप सुन लीजिए। पहली चीज, पेशेंस चाहिए होता है अपनी आइडियोलॉजी के साथ। बताइए आप क्या कंट्रीब्यूशन करेंगे? जीवन भर गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के नाम पे रोटियां सेकी, क्या किया जीवन भर। वो कांग्रेस, और अब आज जब कांग्रेस को जरूरत थी, गुलाम नबी आजाद ने बनाई, सुनिए राहुल गांधी ने कांग्रेस ने बनाई। आपने उनको भर भर के बातें बोली। नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। राइट टू रिप्लाई। अब मैं आपको बड़ा सच्चा आंकड़ा दे रहा हूं। पूरे जीवन भर गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के बड़े नेता रहे, जिंदगी एंजॉय करी, राजनीतिक रोटियां सेकी, मंत्री पद पे रहे, आतंकवादी हमले से। और आज जब पार्टी संघर्ष कर रही है तो आप लोग छोड़कर क्या लोग हो गए और भाजपा का दामन थाम लिया आतंकवाद का मुकाबला आपने आइडियोलॉजी बदल ली। कन्हैया कुमार एक भी कांग्रेसमैन जम्मू एंड कश्मीर गुलाम नबी आजाद के साथ नहीं है। कोई कांग्रेसमैन नहीं है। गुलाम नबी आजाद ने मेहनत की, कोई भी कांग्रेसमैन गुलाम नबी आजाद के साथ नहीं खड़ा है। आप जो गए थे उनकी घर वापसी कांग्रेस में हो चुकी है, यह सच्चाई है। और इसको वामपंथीकरण नहीं कहते हैं कांग्रेस का, यह कांग्रेस की नेहरूवियन इकोनॉमिक्स पे गो बैक है। लेकिन कैंडिडेट तो आपने दे दिया, पॉइंट तो यही है। अब सलमान, देखिए दोनों आप लोग इकट्ठे बोलेंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा। जिसका मैं नाम लूंगा वही बोले। विवेक आपने बोला, अब सलमान निजामी आप बोलिए। विवेक नहीं बोलेंगे, सलमान निजामी आप भी फॉलो करिएगा और पीसीआर ऑडियो डाउन कर दीजिए। उन्होंने अभी गुलाम नबी आजाद पे सवाल उठाया। गुलाम नबी आजाद पे 30 आतंकवादी हमले जम्मू कश्मीर में हुए, पंजाब में आतंकवाद का मुकाबला गुलाम नबी आजाद ने किया। गुलाम नबी आजाद ने आतंकवाद का मुकाबला किया और वहां सरकार बनाई। जम्मू कश्मीर में 20 सीटें गुलाम नबी आजाद ने लाई। कन्हैया कुमार ने क्या किया? देश की सेना का अपमान किया। वो कन्हैया कुमार कांग्रेस को चलाएंगे, लेफ्ट वाले कांग्रेस को चलाएंगे, जिन्होंने कुर्बानियां दी। कपिल सिब्बल ने कुर्बानी दी, गुलाम नबी आजाद ने
कुर्बानियां दी। यूपीए 1, यूपीए 2 गुलाम नबी आजाद और बाकी सीनियर लीडर ने बनाई। राहुल गांधी में दम है तो सरकार बनाए ना किसी स्टेट में। आज इलेक्शन लड़ने से डर रहे हैं वो। अगर ताकत है, दम है, लड़िए ना। यूपी में मुकाबला ये करिए। क्यों बार-बार आरोप, ओके यू मेड योर पॉइंट, ये क्यों बार-बार आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस का लेफ्टीकरण हो गया? आचार्य ओके, ऑडियो डाउन। ओके, आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भी सेम आरोप लगाया था। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने बोला था कि लेफ्टीकरण हो गया है, पूरा लेफ्ट आइडियोलॉजी हो गई है, और दूसरी तरफ लेफ्ट डबल गेम खेल रही है, राहुल गांधी के खिलाफ कैंडिडेट भी दे रही है। नहीं वो ठीक है, हम उनका क्या ठीक है? केरला इसमें में ठीक क्या है? नहीं, केरला और बंगाल में अमीश फ्रेंडली भाई लड़ाई होती है क्या हम कोई? हमेशा लड़ते रहे हैं, केंद्र में उनका समर्थन किया है। 2004 में उनकी सरकार को लेफ्ट ने खड़ा किया था, 64-65 मेंबर पार्लियामेंट थे हमारे, और तब भी हम केरल बंगाल में लड़े थे। हम मानते हैं कांग्रेस बड़ी पार्टी है, सेकुलर पार्टी है, कांग्रेस का देश में कंट्रीब्यूशन है, कमाल है। फैब्रिक को बचा के रखा। ओके, सलमान निजामी को दिखाइए प्लीज। ये तो बीजेपी वाले हैं, इनसे क्या बात करेंगे हम? ये बीजेपी कांग्रेस ये वाले रहे ही नहीं, ये तो भाजपा में चले गए। बीजेपी वाले गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा की सीट के मुझे चक्कर बताइए, में राहुल चले गांधी गए के खिलाफ भाजपा आप लड़ रहे हैं। एक तरीके से बीजेपी वाले आप तो बी टीम बन गए बीजेपी की। मुझे बताइए, आप मुझे बन गए बताइए, BJP हम ना की। भाजपा के हैं, आप मुझे बताइए। एक राज्यसभा आपके की सीट कन्हैया के कुमार चक्कर लीडर है, में मानते हैं ना? गुलाम नबी आजाद आपके नाराज हो कन्हैया गए। कुमार लीडर है, मुझे बताइए कि उन्होंने कौन सा गुलाम नबी आइडियोलॉजी आजाद में तो आप लड़ाई टिके लड़ रहे रहते हैं, हैं ना। जम्मू कश्मीर के लोग उनके साथ हैं। आपके साथ कन्हैया बच्चा है, राहुल गांधी और कन्हैया दो ही लोग बचे कांग्रेस में, और कोई नहीं बचेगा। बर्बाद कर दी आप लोगों ने कांग्रेस, आप ही लेफ्टियों ने कांग्रेस बर्बाद कर दी। आज कह रहे हैं कि आज केरला में जो है भाजपा की तरह हिंदुत्व की राजनीति करें, कह रहे जो आप और गुलाम नबी आजाद चाहते हैं। अरे अपना स्टैंडर्ड चाहते क्या है? हम सेकुलर हैं और सेकुलर रहेंगे। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, आप बन जाइए ना, हिंदुत्व की राजनीति करिए गुलाम नबी आजाद के साथ। आप जो है, आप गुलाम नबी आजाद का हाथ पकड़ के हिंदुत्व की कम्युनल राजनीति करिए, हिंदू राष्ट्र के पैरोकार बनिए। हम नहीं बनेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि पॉइंट हिंदुत्व की राजनीति नहीं है, पॉइंट है राजनीति। और राजनीति में अगर लेफ्ट राहुल गांधी, एक बहुत सिंपल पॉइंट है, अगर लेफ्ट कांग्रेस के राहुल गांधी के ऊपर, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता आप मान सकते हैं, उनके खिलाफ कैंडिडेट दे रहा, तो बचता क्या है उसके बाद? और अब फिर कह रहे हैं हमारा अलायंस है, हमारा अलायंस है, और वारिस पठान को आप लोग भर भर के पॉलिटिकली गालियां देते हैं। असाउद्दीन ओवैसी की देखिए, वो इनके साथ मिले हुए, आप किसके साथ मिले हुए? फिर हम INDIA के साथ कैसे? हैं, हम INDIA के साथ हैं, और राहुल जी के खिलाफ अगर कंटेस्ट हुआ फिर भी वारिस पठान, ये कैसा अलायंस है? देखिए, मैं इनके गठबंधन को सेकुलर गठबंधन नहीं मानता। जिस गठबंधन में असद ओवैसी ना हो, उसको किस तरह सेकुलर मानेंगे आप? अरे हमेशा तो असद ओवैसी साहब ने लड़ा है बीजेपी के खिलाफ। हमारा तो ये इंटेंशन है पहले दिन से कि हम बीजेपी को हराएं और एश्योर करें कि मोदी तीसरे टर्म का प्रधानमंत्री नहीं बने। और हमने अब सिद्ध करके दिखाया, पिछले बार 2019 के चुनाव में हमने हराया। औरंगाबाद के सिटिंग 21 साल से जो बीजेपी सेना का एमपी था उसको हराया। तो हमको लेकिन एक सीट हराने से ओके, मनोज काका वांट्स टू रिप्लाई। मनोज काका के एक सीट ऐसे तो फिर समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों में बीजेपी को हरा दिया, तो आपने तो एक ही सीट पर हराया। ओके मनोज काका, ओवैसी भी सेकुलर है अकॉर्डिंग टू यू? देखिए, मेरे कहने से और किसके कहने से नहीं, ये जनमानस और देश का जनमानस तय करेगा कि कौन सेकुलर है कौन नहीं है। लेकिन ये मुल्क सेकुलर है, इसकी तहजीब गंगा जमुनी है। ये वो देश है जहां रसखान, जिनका असली नाम सैयद इब्राहिम था, वो कृष्ण के भक्त थे। तो यहां हम सब एक होकर के रहेंगे, लेकिन संवैधानिक मान्यताओं और मूल्यों को सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर करा है। आज न काला धन पे मुंह खुलता है, न 15 लाख पे खुलता है, न 2 करोड़ रोजगार पे खुलता है, न गिरते हुए रुपए के मूल्य पे खुलता है। तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी फेल है, और देश की जनता इस बार जीतेगी बीजेपी। शुक्रिया आपका, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।